गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इनोलेट मैकेनिज्म का कैनिजारो रिएक्शन देख रहे थे। एल्डोल पूरा देख चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। कैनिजारो रिएक्शन में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कैनिजारो देते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आज देखेंगे कैनिजारो का मैकेनिज्म, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, पिछला एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। ये है HCHO, आपको पता है इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। साथ में हम क्या ले लेते हैं, NaOH, और वो NaOH 50% यानी कंसेंट्रेटेड NaOH रहता है। तो ये होता क्या है, एक तो बन जाता है HCOOH, है ना, HCONA, क्योंकि Na भी है, बाद में एसिड से कर देंगे तो वो हो जाएगा। और सेकंड CH3OH। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। ये भी पढ़ लिए थे कि इसी का एक बार ऑक्सीडेशन होता है, इसी का रिडक्शन होता है, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। हालांकि कैनिजारो जब इसको किए थे तो पोटेशियम कार्बोनेट लेके किए थे, है ना। तो आप ये भी जान लीजिए कि इसके जगह पे KOH रहे, पोटेशियम कार्बोनेट रहे, तो भी वही होगा। अब आइए देखते हैं मैकेनिज्म कि इसमें क्या ऐसा है, कैसे ये होता है। होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ये है आपका जो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड माने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसा कोई भी। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले बेस आता है, जो हम NaOH या KOH लेते हैं ना, वो बेस आता है। और आपको पता है कि बेस कहाँ अटैक करेगा, तो यहां होता है डेल्टा माइनस, कार्बन पे होता है डेल्टा प्लस, तो ये बेस यहीं अटैक करेगा, है ना, जहां डेल्टा प्लस है। अब क्या होगा, ये बन जाएगा बच्चों H, ऊपर हो जाएगा O माइनस, क्यों यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड भी तो टूटेगा, और इधर आ गया आपका एक H, और OH को मैं नीचे लिख दे रहा हूं। अब क्या होगा, कार्बन के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो H को हटाए, तो क्या चाहेगा, फिर से OH को हटा देगा। OH तुम जाओ, हम जैसे थे वैसे ही ठीक हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए हैं OH का, और OH का कंसेंट्रेशन बच्चों जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड जाएगा। ये तो आप जानते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल 11th में। अच्छा, अब जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा उतना ही फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल को तो स्टेबल रहना है। कोई उपाय न देख के अब ये मॉलिक्यूल अगले स्टेप में क्या करता है कि यहां देखिए, ये H, यहां क्या है माइनस, यहां H, यहां H, और यहां एक और मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का। तो ये करता क्या है, ये करता क्या है बच्चों कि अब चूंकि ये OH, सॉरी ये OH था ना, OH को तो ये हटा नहीं पा रहा है कंसंट्रेशन की वजह से, तो ये करता क्या है, अपने ऊपर प्लस कर लेता है। अपने ऊपर प्लस करेगा तभी तो यहां बॉन्ड बनेगा और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये करेगा क्या, इसको हटा देगा, और क्या बन जाएगा, पहले वो बना दूं, HCO बना CO, और नीचे OH, क्योंकि H तो गया, ये बन गया फॉर्मिक एसिड, है ना। और फिर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड के बाद अब फिर क्या होगा, जरा देख लीजिए। ये जो H जाएगा, ये क्या बन के H जाएगा, ये H क्या बन के जाएगा, H माइनस बन के जाएगा, क्योंकि ऐसे होना हाइड्राइड, सो क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। और हाइड्राइड कहां अटैक करेगा, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस है। तो यहां जब अटैक करेगा ये H, तो ये क्या बन जाएगा, HCO माइनस HH, ठीक है। और चूंकि ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। एसिड और बेस कभी भी एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, एसिड अपना H दे देता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा COO माइनस
जिसके साथ Na आ जाएगा। कहां से आ जाएगा Na? क्योंकि Na का OH तो अटैक कर गया ना, तो Na भी तो खोजेगा, वो यहां आ जाएगा। और यहां क्या होगा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन यहां से निकला है ना, वो यहां आएगा और इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं CH3OH। तो ये है छोटा सा मैकेनिज्म, इसको कहते हैं दुनिया वाले RDS। क्या बोलते हैं? RDS माने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लो स्टेप में होता है। ठीक है, अब देखिए जरा क्या क्या इससे हम सीखे, जरा ये समझिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम बेस ले रहे हैं। बेस कैसा ले रहे हैं? 50% कंसंट्रेटेड ले रहे हैं। यहां मैं लिखा हूं ना कंसंट्रेटेड बेस की वजह से ये आगे बढ़ जाता है, आगे। अच्छा, यहां हम कैसे भी निकाल सकते हैं, यहां हम लोग चाहे तो केसी, क्यों, इक्विलिब्रियम है ना, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग केसी निकाल सकते हैं। तो यहां क्या कह रहा है कि एक फॉर्मल्डिहाइड लिए, इस पे OH आके अटैक किया कार्बन पे, फिर ये टेट्राहेड्रल कोई एनायन बना, जो भी है, और उसके बाद चूंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसके पीछे जाने के चांसेस कम है, तो ये अपना H निकाल देता है। और जैसे अपना H निकालता है वो दूसरे वाले एल्डिहाइड पे अटैक कर जाता है और फिर बनता है एक एसिड और एक बेस, और एसिड अपना H दे देता है और इस तरह से एक कंपाउंड बन जाता है। तो क्या क्या इससे हम लोग सीखे? पहला, कंसंट्रेटेड बेस क्यों होना चाहिए? कंसंट्रेटेड इसलिए होना चाहिए कि रिएक्शन आगे जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, क्या pH 8 पे ये रिएक्शन होगा या pH 9 पे ये रिएक्शन होगा? तो आप कहेंगे हाँ 8 और 9 भी तो बेसिक है, लेकिन आप याद रखिए कि नहीं होगा। ये कब होता है बच्चों? जब pH, मैं यहां लिख दूं, जब pH 12 या 12 से ज्यादा हो। याद रखिए 12 या 12 से ज्यादा हो तभी ये रिएक्शन होता है। 12 या 12 से ज्यादा हो तभी ये रिएक्शन होता है। तो एक तो ये जान लीजिए pH 12 से ज्यादा होना चाहिए तभी आगे जाएगा। दूसरा, ये RDS है, यही स्लो स्टेप है ना। और तीसरा, ओवरऑल क्या हो रहा है रिएक्शन में, ओवरऑल क्या हो रहा है? तो ओवरऑल ये हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक OH आया, एक H गया, एक OH आया, एक H गया, किस पे? CO पर। तो OH आया, OH को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, है ना। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया, तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये क्या है? एसाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और चूंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल डिस्प्रोपोर्शनेशन सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक समझ गए pH 12 से ज्यादा होना चाहिए, एक समझ गए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन पूछता है यहां से जो H गया वो किस रूप में गया, किस फॉर्म में गया? H+, H फ्री रेडिकल, H माइनस, कि किसी भी रूप में जा सकता है। तो आप कहेंगे H माइनस। फर्स्ट स्टेप स्लो हो रहा है कि सेकेंड? सेकेंड। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? सेकेंड। इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। आइए जरा देखिए, पहले ये समझ जाइए, ये पहला स्टेप है और ये दूसरा है। देखिए क्या था, थोड़ा सा मैं छोटा लिख दूं ऊपर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। एक था HCHO, ओके, और HCHO पे कौन अटैक कर रहा था? OH माइनस। और यहां क्या हो रहा था? यहां क्या हो रहा था? एक क्या बन रहा था? HCO माइनस, H और OH, यही ना। ये पहला स्टेप था। और सेकंड स्टेप क्या था? मैं यही लिख दे रहा हूं। सेकंड स्टेप क्या था? एक और था HCHO
और हो क्या रहा था, यहाँ का H जाके उस पे अटैक कर रहा था और ये बन क्या रहा था, यहाँ बन रहा था एक CH3OH और एक HCOONA-। ये था। अब अगर हमें रेट देखना हो dx/dt, अगर हमें देखना हो रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होता है, dx/dt इक्वल टू k। चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा H, इसको मैं CH2OH लिख दूं क्या, अच्छा छोड़िए, H ऐसे ही लिख दे रहा हूं OHH, और माइनस एक तो इस पे डिपेंड करेगा और एक डिपेंड करेगा HCHO। लेकिन ये तो इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट तो कभी रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे कुछ और रखेंगे। क्या लिखें इसके जगह पे, तो हम यहां से देखेंगे, अगर मैं इसको KC लिखूं तो आपको पता है बच्चों को KC बराबर क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, ये H और यहां O माइनस और H, यही है ना, हाँ इधर का रिएक्शन लिखना होगा, यही है। चलिए ये क्या हो गया, ये और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, HCHO और NaOH, ये लिखेंगे KC इक्वल टू, और यहां से क्या करेंगे, यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, HCO माइनस H जो लिखा है ना, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, KC HCHO NaOH होगा होगा। अब इसकी वैल्यू हम यहां रख देंगे, तब हमारा रेट आ जाएगा। इसकी वैल्यू जब यहां रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू k। आई इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक फिर KC और फिर क्या होगा, HCHO NaOH फिर से एक HCHO, यानी dx/dt इक्वल टू, ये क्या है, दोनों कांस्टेंट, मैं k डैश लिख दे रहा हूं, और एक HCHO दो हैं और एक NaOH है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3। देखिए 3। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ तो ऐसे कहे, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड तो आप कहेंगे 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बेस तो 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, है ना। अब एक क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है क्या आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो पहला स्टेप हम लोगों ने देखा था ना, वो रिवर्सिबल था, तो वो ऐसे NaOH और ये बना रहा था। ये सेकंड स्टेप था, ये सेकंड था जहां ये एक दूसरे फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन करके और ये बना रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं जब भी रेट आपको पूछेगा, रेट निकालना होगा, तो रेट कैसे निकालेंगे, रेट हम निकालेंगे dx/dt, और चूंकि ये स्लो है तो इन्हीं दोनों पे तो डिपेंड करेगा, तो इन दोनों को हमने लिख दिया। लेकिन रेट में इंटरमीडिएट तो आता नहीं है, तो इंटरमीडिएट के वैल्यू निकालने के लिए हमने KC किया, और KC आपको पता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, और इसकी वैल्यू निकाल दिए, बाकी आप देख लीजिए। और क्या पूछ सकता है, चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ गया तो कहेगा आपसे यूनिट ऑफ रेट बताओ, क्या होगा यूनिट ऑफ रेट। तो आपको पता है यूनिट ऑफ रेट डिपेंड नहीं करता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, वो हमेशा ही होता है मोल पर लीटर पर टाइम, है ना, कोई डिपेंड। लेकिन अगर कोई कहे नहीं यूनिट ऑफ के बताओ, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो यूनिट ऑफ के कैसे बताएंगे, आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या, मोल लीटर
टाइम, यहां लिखेंगे -1, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 1 - n, यहां लिखेंगे n-1। ठीक है, तो होगा क्या कि आपको जो भी लिखना है, आपको थर्ड ऑर्डर है n की जगह पे 3 लिख दीजिए, सेकंड ऑर्डर है 2 लिख दीजिए, जीरो ऑर्डर है n की जगह पे 0 लिख दीजिए, जो भी लिख दीजिए आप कर दीजिए। तो यूनिट ऑफ के और यूनिट ऑफ रेट, दो चीज यहां पूछता है इस स्टेज पर। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, शायद समझ गए। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम लोग कहां चलेंगे कि अगर आपसे कभी कह दे कि ये है, अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है ना, और इसका आप NaOH से रिएक्शन कराइए 50%, क्या बनेगा? आप अच्छी तरह जानते हैं। आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है, मैं इसको कर दूंगा COOH, माने अभी तो ON है, बाद में AOH हो जाएगा। और दूसरा आप क्या करेंगे, यहां लिख देंगे CH2OH, बहुत ही आसान है। आइए इसी तरह एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, फिर आप लोग करिएगा। जैसे अगर ये कोई पूछे, ये यहां अगर n की जगह पे O कर लेंगे ना, O, तो और अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा परफ्यूरॉल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परफ्यूरॉल। अरे पर कह रहे हैं यार, परफ्यूरॉल है ना। देखिए लिखने में हो गया, बोलने में क्या हो रहा है। तो परफ्यूरॉल बोलते हैं इसको। ठीक, बहुत से इसके यूज हैं, अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं। तो अगर इस पे हो तो क्या बनेगा, ये आप एक बार सोच लीजिएगा। आप समझ रहे हैं, जैसा ऊपर वाला बनेगा वैसा ही बनेगा। ठीक है, और आपको दे दूं एक दो एग्जांपल, आप लोग इसको करिए होमवर्क के रूप में। अगर ऐसे हो और यही रिएक्शन करा दें, क्या बनेगा? क्यों मने NaOH ले ले तो क्या बनेगा? और एक और रिएक्शन करिए, अगर ये करके आप लोगों को बताना है, अगर कमेंट बॉक्स में बताए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। और इसमें क्या है, अगर NaOH ले लें 50, क्या है? ड्यूटेरियम। अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? अगर और सोच सकते हैं इसके अलावा भी, तो आप थोड़ा और ले लीजिए। अगर ये भी D हो तब क्या बनेगा, है ना। ये कंसंट्रेटेड है, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूं। एक और कर लेते हैं, अगर ये H है और यहां NaOD हो गया, OD, तब क्या होगा? तब क्या बनेगा, है ना। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग करिए कि क्या बनेगा, और फिर हम लोग अगले क्लास में अभी देखते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, और इससे रिलेटेड और भी बातें सीखेंगे। ठीक है, कोई कमेंट, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।